तो हेलो एवरीवन, आज हम देखने वाले हैं जुजुत्सु काइसन सीजन 3 का एपिसोड 2। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस एपिसोड की स्टार्ट में हम देखते हैं कि यूटा ने यूजी को सोवार से मार डाला है। फिर सीन शिफ्ट होता है। नाओया और चोसो लड़ रहे होते हैं। नाओया जो कि बहुत फास्ट और ताकतवर है क्योंकि वो जेनिन क्लैन से है और सेम उसी क्लैन से तोजी भी था। और नाओया बिल्कुल तोजी जैसा फास्ट और स्ट्रॉन्ग है और वो चोसो को बहुत मार रहा होता है, इतना कि चोसो की हालत खराब कर देता है। फिर वो दोनों दोबारा से लड़ने लगते हैं और नाओया चोसो को तलवार से मारता है, जिसपे चोसो का खून निकलने लगता है। जिसके बाद नाओया देखता है कि नीचे बस खून ही खून है और चोसो की फाइटिंग टेक्निक भी ब्लड प्रीसिंग है, जिसपे नाओया भागने लगता है। लेकिन चोसो उसे पकड़ लेता है और उस पे अपनी टेक्निक से वार करता है और चोसो बताता है कि मेरी टेक्निक 24 फ्रेम्स पर सेकंड पर काम करती है, मैं तुम्हारी हर एक मूवमेंट को बड़ी आसानी से देख पा रहा था। उसके बाद हम देखते हैं कि चोसो खड़ा होता है और नाओया जमीन पे पड़ा होता है जो कि बहुत जख्मी था। तब चोसो उसके पास आता है और उसे मारने ही वाला होता है कि तभी चोसो के पीछे से यूटा आ जाता है, जिसपे चोसो शॉक हो जाता है और मुड़ता है। तो तभी यूटा उसे एक ही पंच में दूर गिरा देता है और फिर यूटा यूजी को घसीटते हुए नाओया के पास आता है और कहता है कि नाओया मेरी तरफ ऐसे मत देखो, जिसपे नाओया खून की उल्टी करने लगता है और कहता है कि क्या ये जहर था, जिसपे वो कहता है नहीं नहीं, ये उसकी ब्लड प्रीसिंग टेक्निक की वजह से हुआ है। इस खून में इंसानों के साथ शापित शक्ति का खून भी मिला हुआ है, मैं मर जाऊंगा। जिसपे यूटा उसे कहता है कि मैं तुम्हें अपनी रिवर्स कर्स टेक्निक से ठीक कर सकता हूँ, लेकिन बदले में अपने हायर अप्स को जाके कहना कि मैंने यूजी को मार डाला है। उसके बाद कैमरा यूजी की तरफ फोकस हो जाता है और तब यूजी के दिमाग में फ्लैशबैक्स चल रहे होते हैं, जिसमें वो देखता है कि उसके पापा जिन इतादोरी और उसके ग्रैंडपा खड़े होते हैं, जिसपे ग्रैंडपा जिन को कहता है कि तुमने हमेशा अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी जी है, लेकिन अब अपनी भलाई के लिए इस औरत से दूर हो जाओ। जिसपे जिन कहता है कि यूजी के सामने ये सब मत बोलिए, वो अभी बहुत छोटा है और छोटे बच्चों की मेमोरी बहुत तेज होती है। जिसके बाद यूजी की मॉम वहां आ जाती है और कहती है कि ये आप क्या कह रहे हैं पापा। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कि यूजी एक जगह पड़ा होता है और तब वो उठता है तो देखता है कि यूटा भी उसके सामने बैठा होता है, जिसपे यूजी उठ के बैठ जाता है और यूटा की तरफ देखता है, जिसपे यूटा अजीब सा बिहेव करता है और कहता है कि थैंक गॉड, वो शायद सितंबर था जब गोजो सेंसे मेरे पास आए थे और मुझे कहा था तुम पे नजर रखने के लिए। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है यूटा और गोजो पे, जहाँ पे गोजो उसे कहता है कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो तुम न्यू स्टूडेंट्स का ख्याल रखना। जिसपे यूटा कहता है कि हाँ, आपको क्या ही होना है, आप तो इतने ताकतवर हो ना, तो मैं ये सोच भी नहीं सकता कि आपको कुछ हो जाए। जिसपे गोजो कहता है कि कुछ भी हो सकता है, लेकिन तुम सबका ख्याल रखना, स्पेशली फर्स्ट ईयर के लड़के यूजी का। वो तुम्हारी तरह यूनिक है, लेकिन उसे मारने के लिए पहले भी काफी कोशिशें हो चुकी हैं और अगर तुम उसका ख्याल रखोगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। उसके बाद कैमरा यूटा और यूजी पे आता है और वो बताता है कि किसी और को तुम्हारे ऊपर नजर रखने के लिए हायर करने से बेहतर मुझे ये लगा कि मैं ये इन्फॉर्मेशन किसी और तक ना पहुंचाऊं तो ही अच्छा रहेगा और मैं खुद ही ये काम करूं, क्योंकि हम लोग इतने बड़े इडियट्स तो है नहीं कि इन्फॉर्मेशन लीक कर दें। लेकिन हायर अप्स ने मुझे तुम्हें मारने के लिए कहा था और मैंने कसम भी खाई थी, इसलिए मैंने तुम्हें मार भी डाला था, आई एम सॉरी। जिसपे यूजी कहता है वो तो ठीक है, लेकिन मैं अब तक जिंदा कैसे हूँ। फिर जिसपे यूटा कहता है कि रिवर्स कर्स टेक्निक से मैंने जैसे ही तुम्हारे हार्ट को मारा फिर उसे तुरंत दोबारा जिंदा कर दिया था और इसके साथ 2 बार तुम्हारी मौत का झूठा नाटक रचा गया है। लेकिन ये सच बाकियों को जरूर पता लग जाएगा, लेकिन अब तक के लिए सिचुएशन हैंडल हो गई है और वैसे भी तुम सबके लिए मारे जा चुके हो। जिसपे यूजी कहता है कि तुमने मेरे लिए ऐसा क्यों किया भला। जिसपे यूटा बताता है कि मैं जिन लोगों की फिक्र करता हूँ वो तुम्हारी फिक्र करते हैं। मेरे पास भी कभी मुझसे ज्यादा बड़ी पावर थी, लेकिन मैंने उसे कंट्रोल किया क्योंकि वो मेरी थी। लेकिन तुम्हारी कंडीशन भी मेरी जैसी है, लेकिन तुम्हारी एनर्जी तुम्हारी अपनी नहीं है, लेकिन इसमें तुम्हारी गलती भी नहीं है। जिसपे यूजी कहता है कि बात गलती होने या ना होने की नहीं है, मैंने लोगों को मारा है। तभी यूजी के पीछे से मेगुमी आता है और कहता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, हमें स्कूल वापस जाना होगा क्योंकि स्कूल का सिक्योरिटी बैरियर कमजोर हो चुका है। अब चलो, जब तक तुम लोगों के सामने नहीं आओगे तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जिसपे यूजी कहता है कि तुम ये बात क्यों नहीं मानते, या मानते हुए ना जानने का दिखावा कर रहे हो कि मैंने मासूम लोगों को मारा है।
जिसपे फुशिगोरो कहता है कि इसमें तुम्हारी गलती नहीं थी, हम जुजुत्सु सॉर्सरर हैं और कोई हमें गलत साबित नहीं कर सकता, इसलिए हमें ये साबित करना होगा कि जुजुत्सु सोसाइटी को जुजुत्सु सॉर्सरर्स की जरूरत है। जिसपे यूजी सोचता है कि जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम अपनी पूरी जिंदगी खतरे में डाल दोगे और सफर करते रहोगे। जिसके बाद मेगोमी कहता है कि यूजी कामो ने एक किलिंग गेम शुरू किया है और जुजुत्सु सॉर्सरर्स एक दूसरे को मारने पे मजबूर हो गए हैं। सुमिकी भी इस किलिंग गेम में फंस गई है। प्लीज मेरी मदद करो यूजी, हमें तुम्हारी ताकत की जरूरत है। उसके बाद यूजी यूटा से कहता है कि शिबुया में सुकुना ने मेरी बॉडी पे इसलिए कंट्रोल पा लिया था क्योंकि उन लोगों ने मुझे एक साथ बहुत सारे फिंगर्स खिला दी थी और अब मेरी बॉडी में सुकुना की 15 फिंगर्स हैं और अगर मैं वो रिमेनिंग 5 फिंगर्स खा लेता हूँ तो मुझे नहीं लगता सुकुना मुझ पे कंट्रोल पा लेगा। लेकिन अगर सुकुना बाहर आ गया तो मुझे मारने से पहले 1 सेकंड भी मत सोचना, बस मुझे खत्म कर देना। यूटा, सिर्फ तुम ही ये कर सकते हो। जिसपे मेगोमी कहता है कि सबसे पहले हमें जुजुत्सु हाई में जाना होगा और प्रिंसिपल टेंजिन से मिलना होगा ताकि हम जान सकें कि कैमो क्या करना चाहता है। हमारे पास 2 सवाल हैं और उनके आंसर्स सिर्फ प्रिंसिपल ही दे सकता है। जिसपे यूजी कहता है कि सुकुमो क्या वो ये सब के बारे में जानती है। जिसपे मेगोमी कहता है कि मैं उसे ऑलरेडी वहां ले गया हूँ, वो जुजुत्सु हाई में छुपी हुई है। जिसपे यूजी कहता है कि छुपी हुई है। जिसपे यूटा कहता है ये हमारे लिए सबसे बड़ी मुश्किल है, हमें मास्टर टेंजिन के कंसेंटमेंट बैरियर को पार करना होगा। उस टेक्निक में 1000 डोर्स होते हैं जो हर सेकंड शफल होते रहते हैं। जिसपे यूजी फुशिगोरो से पूछता है कि नोबारा के साथ क्या हुआ तो मेगोमी चुप हो जाता है। जिसपे यूजी को गुस्सा आने लगता है और वो कहता है कि समझ गया। जिसके बाद चोसो भी वहां आ जाता है और कहता है कि हम टेंजिन के बैरियर को शायद पार कर पाएंगे। जिसपे मेगोमी डर के उसे देखने लगता है और यूजी कहता है कि तुम ये सब सुन रहे थे। जिसपे चोसो कहता है कि याद है माहितो ने सुकुना की फिंगर और डेथ पेंटिंग्स चुराई थी, हम भी यही करेंगे। जिसके बाद सीन चेंज होता है और यूजी माकी से मिलने आता है और वो कहती है काफी टाइम बाद मिलना हुआ है। जिसपे एक येलो हेयर वाली लड़की मेगोमी से पूछती है कि टेंजिन के बैरियर को कैसे पार करेंगे तो चोसो कहता है कि मैं इसे समझाता हूँ। जुजुत्सु हाई के अंदर एक सीक्रेट वॉल्ट है जहाँ पे मेरे बाकी भाई रखे हुए हैं और चोसो उन सब के नाम बताने लगता है और मैं अपनी टेक्निक से उन सब की प्रेजेंस को महसूस कर सकता हूँ और बता सकता हूँ कि वो लोग कहाँ पे हैं। जिसपे माकी कहती है कि ये कौन है। जिसपे यूजी कहता है कि ये मेरा बड़ा भाई है। जिसपे चोसो इमोशनल हो जाता है और अपनी आर्म्स ओपन करता है ताकि यूजी उसे हग करे, लेकिन वो लोग जाने लगते हैं। जिसके बाद वो लोग एक डोर पे आते हैं तो चोसो कहता है कि मेरे भाई इसमें है और वो लोग इस डोर को ओपन करते हैं। जिसके बाद चोसो एक बिल्डिंग के पास आता है और कहता है कि तुम सबको लेने में बाद में जरूर आऊंगा। जिसके बाद वो लोग चल के एक मेन हॉल में आ जाते हैं। जिसपे वो लड़की कहती है कि नहीं, हम गलत जगह आ गए हैं। जिसपे यूटा कहता है कि हमें वापस जाना चाहिए, सुमिति हमारा इंतजार कर रही होगी और वो लोग वापस जाने लगते हैं। तभी एक आवाज आती है कि तुम सबसे मिलके अच्छा लगा, जेनिन खानदान के वारिसों, डेथ पेंटिंग और तुमसे भी, सुकुना के वेसल। जिसपे वो लोग देखते हैं कि उनके पीछे वो अजीब सी चीज खड़ी होती है। जिसके बाद हमारा ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। तो ये एपिसोड सेम वहीं से स्टार्ट होता है जहाँ पे एपिसोड 2 एंड हुआ था। वो लोग उस हॉल में खड़े होते हैं और वो अजीब सा मॉन्स्टर या फिर एंटिटी भी उनके सामने खड़ी होती है। तो यूकी उसे बोलती है कि तुमने मुझे वेलकम नहीं किया टेंजिन। जिसपे सब लोग शॉक हो जाते हैं और कहते हैं कि ये टेंजिन है। जिसपे यूकी कहती है कि तुमने मुझे उस स्टार में बंद क्यों किया था। जिसपे टेंजिन कहता है कि मुझे डर था कि तुम भी केंजाकू के साथ हो जाओगी। जिसपे वो कहती है कि केंजाकू कौन। तो फिर टेंजिन बताता है कि वो जो गेटो सुगुरो को कंट्रोल कर रहा है। तो यूजी कहता है कि टेंजिन सर आप कब से ऐसे हैं। जिसपे वो बताता है कि मैं इमॉर्टल हूँ लेकिन मेरी बॉडी की उम्र बढ़ती रहती है, अगर तुम भी 500 साल के होते तो तुम भी मेरी तरह दिखते। 12 साल पहले मैं फेल हुआ, मुझे स्टार प्लाज्मा वेसल नहीं मिला, इस वजह से मेरी एज डबल स्पीड में बढ़ने लगी। तो मेगोमी कहता है कि हम यहाँ पे ये जानने के लिए आए हैं कि केंजाकू का प्लान क्या है और हम प्रिजन रन को कैसे तोड़ सकते हैं। जिसपे वो कहता है कि मैं बता तो दूंगा लेकिन मेरी एक शर्त है। यूटा, यूकी और चोसो जो कि द कर्स पेंटिंग है, तुम में से 2 लोगों को मेरे साथ रहना होगा ताकि मुझे प्रोटेक्ट कर सको। जिसपे यूटा कहता है कि आप तो इमॉर्टल हो ना। तो यूकी कहती है कि सीधा सीधा बोलो, हमें तुम्हें कब तक प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। तो वो कहता है कि रुको जरा,
मुझे केंजाकू से बात करने दो। जिसके बाद वो कहता है कि उस आदमी का मकसद इस पूरे जापान के लोगों को इवॉल्व करना है, लेकिन उसे ये करने के लिए मेरा एसेलिमेशन करना होगा। इसका मतलब ये है कि उसे मेरा साथ चाहिए, क्योंकि अगर वो एक एक करके सबको इवॉल्व करेगा कर्स टेक्निक से तो इसमें बहुत टाइम लगेगा। जिस पे यूजी कहता है कि आपके साथ कैसे, तो मेगोमी कहता है कि ये करने के लिए उसे स्टार प्लाज्मा वेसल की जरूरत पड़ेगी। तो टेंजन कहता है कि बिल्कुल सही कहा, लास्ट टाइम जब मैं इवॉल्व होना चाहता था तो किसी ने वेसल को मार डाला था, लेकिन मैं स्टार प्लाज्मा वेसल के अलावा भी किसी और के साथ इवॉल्व हो सकता हूँ। तो चोसो कहता है कि तुम बस एक हो, तो इतने सारे लोगों को कैसे इवॉल्व करोगे। तो वो कहता है कि ये मेरी ट्रू फॉर्म नहीं है, मेरी आत्मा हर जगह पर फैली हुई है। मुझसे जुड़ने के बाद कोई भी आम शख्स आम नहीं रहेगा, वो एक स्पेशल बीइंग बन जाएगा। लेकिन इन सब में से एक भी आउट ऑफ कंट्रोल हो गया तो इस दुनिया का अंत पक्का है, क्योंकि ये सब एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड है। तो अगर एक करप्ट होता है तो सब करप्ट हो जाएंगे। जिसके बाद यूजी कहता है कि वो ऐसा क्यों करना चाहता है। तो टेंजन कहता है कि मुझे नहीं पता, मैं लोगों के दिलों के हाल नहीं जान सकता। जिसपे माकी उसे कहती है कि इस सब को रोका कैसे जा सकता है, बस तुम्हें वेसल नहीं मिलना चाहिए, है ना। जिसपे वो कहता है कि ये इतना आसान भी नहीं है, मैं जितना इवॉल्व हो गया हूँ, अगर मुझे वेसल ना मिला तो मैं भी सुकुना की तरह एक कर्स स्पिरिट बन जाऊंगा और मुझे कर्स स्पिरिट मैनिपुलेशन से कंट्रोल किया जा सकता है। केंजाकू जैसे मुझे टच करेगा मुझे एब्सॉर्ब कर लेगा। जिसपे वो सब कहते हैं कि अच्छा, इसीलिए तुम्हें हमारी मदद चाहिए ताकि हम तुम्हें गार्ड कर सके। तो वो कहता है कि केंजाकू सिर्फ इसलिए दूसरे नंबर पे है क्योंकि वो मेरे बैरियर को नहीं तोड़ सकता, लेकिन मुझे नहीं पता कि वो कैसे टॉम ऑफ द स्टार्स की सील को तोड़ेगा। जिसपे यूकी कहती है कि उसने पहले तो तुम्हें स्टार वेसल को अपना होस्ट बनाने से रोका, फिर इवॉल्व होने पर मजबूर किया ताकि तुम कर्स स्पिरिट बन जाओ और वो तुम्हें कंट्रोल कर सके। मुझे लगता है कि इसका कनेक्शन सुकुना के साथ भी लाजमी होगा। 1000 सालों में उसने ये क्यों नहीं किया, अभी क्यों। जिसपे टेंजन कहता है कि मैं, स्टार प्लाज्मा और 6 आइज, हम तीनों की किस्मत एक साथ जुड़ी हुई है। पहली दफा पुराने 6 आइज सॉर्सरर्स ने रोक दिया था, बाद में उसने स्टार प्लाज्मा वेसल को मरवा डाला, लेकिन फिर केंजाकू ने 6 आइज को मारने की बजाय उसे सील करवा दिया प्रिजन रेल्म में, क्योंकि एक वक्त में दो लोग 6 आइज के साथ एग्जिस्ट नहीं करते। लेकिन आज से 12 साल पहले तोजी ज़ेनिन आ गया था, जो कि फिजिकली गॉड गिफ्टेड था, जिसके पास कोई कर्स टेक्निक नहीं थी, लेकिन तुम सब लोगों से ज्यादा ताकतवर था, और उसने वो कर दिया जिसकी किसी को भी उम्मीद न थी। उसने स्टार प्लाज्मा वेसल को मार डाला और तब एक लड़का अपीयर हुआ जिसका नाम था गेटो सुगुरो, जो कि कर्स स्पिरिट मैनिपुलेशन कर सकता था। केंजाकू ने उसे अपना होस्ट बना लिया और उसके 6 साल बाद केंजाकू के पास प्रिजन रेल्म भी आ गया। जिसपे मेगोमी पूछता है कि आखिर ये कलिंग गेम होस्ट ही क्यों हो रही है। तो टेंजन बताता है कि एक तरीके से वार्म अप है ताकि मैं एसिमिलेशन कर सकूं, लेकिन एक सच ये भी है कि केंजाकू इस कलिंग गेम का मास्टरमाइंड नहीं है। इसका मतलब अगर तुम इसे मार भी दो तब भी तुम कलिंग गेम को नहीं रोक पाओगे। या तो सब पार्टिसिपेंट्स मना कर दें और गेम से आउट हो जाएं, या सारे पार्टिसिपेंट्स मर जाएं, तभी कुछ काम बनेगा। जिसपे मेगोमी कहता है कि ये सब सिर्फ तभी पॉसिबल है जब हम गोजो को प्रिजन से बाहर निकालें, और तभी उनके सामने एक गेम स्क्रीन आती है जिसपे लिखा होता है यूजी और उसके ग्रुप के मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं। जिसमें पहला ऑब्जेक्टिव होता है गोजो को रिलीज करना, और फिर टेंजन कहता है कि अब डिसाइड करो कि कौन कौन इस गेम में रहेगा। तो चोसो और यूकी सबसे पहले कहते हैं कि हम यहाँ पे रहेंगे तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए, और चोसो कहता है कि केंजाकू यहाँ आ रहा है तो मेरे पास रुकने के और भी कई रीजंस है, क्योंकि उसे मारकर ही मैं अपने भाइयों को रिलीज कर पाऊंगा। उसके बाद टेंजन उनको थैंक्स बोलता है और प्रिजन रेल्म का बैक डोर देकर कहता है गोजो को रिलीज करवाने में ये तुम लोगों के बहुत काम आएगा, लेकिन इस गेट को ओपन करने की परमिशन सिर्फ केंजाकू के पास है, तो हमें इस गेट को तोड़ना होगा, जिसके लिए तुम लोगों को इन्वर्टेड स्पेयर सील चाहिए। लेकिन परेशानी की बात यह है कि पता नहीं गोजो ने उस सील को तबाह कर दिया था या कहीं पे छुपा दिया था। और दूसरी चीज है ब्लैक रोब, लेकिन गोजो ने उसे भी तबाह कर दिया था, जिसपे मेगामी को गुस्सा आता है और कहता है कि आखिर ये आदमी करना क्या चाहता था। जिसके बाद टेंजन कहता है कि तुम लोगों के अलावा इस कलिंग गेम में एक अननोन पार्टिसिपेंट्स भी होगा जिसकी एज ऑलमोस्ट 1000 ईयर्स है और वो खुद को एंजल कहता है। उसकी कर्स टेक्निक बाकी सबसे अलग है और सिर्फ वही है जो बैक डोर सील को ओपन कर सकता है। तो मेगोमी कहता है कि आपको पता है कि वो कहाँ पे है,
तो टेंजिन कहता है कि वो टोक्यो की ईस्ट साइड एक कॉलोनी में है। तो टेंजिन उन्हें दिखाता है कि तुम लोगों के पास ज्यादा वक्त नहीं है, बस 10 दिन और 15 घंटे हैं, और इसके बाद असेमिलेशन स्टार्ट हो जाएगी और पूरा टोक्यो इवॉल्व हो जाएगा, एक दुनिया जहाँ पे कोई नॉर्मल नहीं होगा। तो मेगोमी कहता है कि जो पार्टिसिपेंट नहीं करेगा वो मर जाएगा, है ना। तो माकी कहती है कि जिनके पास कर्स एनर्जी नहीं है वो सेफ है, लेकिन पांडा का क्या होगा। वो अलग बात है कि उसके पास दिमाग नाम की चीज नहीं है। और उसके बाद टेंजिन उन्हें रूल नंबर 3 दिखाता है कि जो लोग पार्टिसिपेट नहीं करेंगे और कॉलोनी के अंदर होंगे तो वो भी गेम का हिस्सा बन जाएंगे। तो यूजी कहता है कि ये क्या है, जो लोग पहले से कॉलोनी में होंगे उनका क्या। तो टेंजिन कहता है कि उनके पास कम से कम एक मौका होगा वहां से भाग जाने का। कॉलोनी में आने या जाने के कोई रूल्स या रेगुलेशंस नहीं है। कॉलोनी में आए मतलब गेम में इन हो गए। रूल नंबर 4, प्लेयर्स जितने प्लेयर्स को मारेंगे उनको उतने ही ज्यादा पॉइंट्स मिलेंगे। रूल नंबर 5, पार्टिसिपेंट्स को पॉइंट्स सिर्फ उस बेसिस पे मिलने हैं जैसे कि गेम का मास्टर देना चाहे, उनकी लाइफ की बेसिस पर। तो मेगोमी कहता है कि टेंजिन सर, गेम का मास्टर कौन है। तो वो बताता है कि हर प्लेयर को एक एक शिनिगामी दिया जाएगा जिसका नाम है कोगाने। कोगाने सिर्फ गेम मास्टर नहीं है बल्कि गेम इंटरफेस है। मुझे लगता है कि कर्लिंग गेम का सिस्टम ही मास्टर है। रूल नंबर 6, जब तुम लोग 100 पॉइंट्स स्पेंड कर लोगे लेकिन अपने इनिशियल वैल्यू को नहीं देखोगे तो सारे पॉइंट्स उन्हें दे दी जाएंगे। रूल नंबर 7, सिर्फ गेम मास्टर ही न्यू रूल्स को ऐड कर सकता है, लेकिन न्यू रूल्स को रूल नंबर 6 की कंडीशन को लाजमी फॉलो करना होगा। रूल नंबर 8, पार्टिसिपेंट्स को अपने अपने पॉइंट्स में चेंजेस लाने होंगे। अगर कोई पार्टिसिपेंट्स 19 डेज तक कोई चेंजेस नहीं लाता तो वो मारा जाएगा। तो यूजी कहता है कि इसका मतलब मुझे फिर से लोगों को मारना होगा। तो मेगोमी कहता है कि नहीं, मेरे पास एक आइडिया है। जिस पर टेंजिन कहता है कि ये थे कलिंग गेम्स के रूल, अब रोल्स असाइन कर लेते हैं। चोसो और यूकी मेरे पास रहेंगे ताकि मुझे गार्ड कर सके। माकी को जेनिन हाउस वापस जाना होगा ताकि कर्स टूल्स ले आए, क्योंकि जब गोजो सील हुआ था जेनिन और केमो क्लैन अपने टूल्स वापस ले गए थे। तो जुजुत्सु हाई इस वक्त खाली है। और वैसे भी मेगोमी अब जेनिन क्लैन का हेड है। इसकी हेल्प से बिना किसी दिक्कत के हम जेनिन वॉल्ट तक पहुंच जाएंगे। और ये सब होने के बाद मैं पैंडा को ढूंढने जाऊंगी। जिसके बाद यूटा कहता है कि मैं मेगोमी और सुमिकी से पहले जाऊंगा और कलिंग गेम में पार्टिसिपेट कर दूंगा। जिसपे मेगोमी उसे कहता है कि थैंक यू यूटा, लेकिन यूटा कहता है कि मुझे यूजी के साथ रहना होगा ताकि कॉलोनी सेफ रहे। फिर यूजी, यूटा और मेगोमी सोचने लगते हैं कि अगर यूटा यूजी के पास होगा तो मेगोमी सेफ रहेगा। तो मेगोमी कहता है कि मेरी चिंता मत करो, इस बार मैं बिल्कुल ठीक रहूंगा। तो माकी कहती है कि यूटा और मेगोमी तुम दोनों केंजी के पास जाना जैसे हमने प्लान किया है। तो यूजी कहता है कि अब ये केंजी कौन है। तो यूटा कहता है कि केंजी हकारी 3rd ईयर का सस्पेंडेड स्टूडेंट है जो कि मुझसे भी ज्यादा ताकतवर है। जिसके बाद वो सब चले जाते हैं यूकी और चोसो को टेंजिन के साथ छोड़ के। तो यूजी कहता है कि थैंक यू चोसो, तुमने बहुत हेल्प की है। तो चोसो कहता है कि मर के मत आना बस। और चोसो रोने लगता है तो यूकी उसे कहती है कि बेबी इमोशनल हो गया है। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि एक सिनेमा हॉल में एक लड़का एक्ट कर रहा होता है। जैसे कि एक्ट खत्म होता है तो वो जाके रूम में बैठता है। उसका ओनर या फिर उसका बॉस उसके पास आके उसके डांटने लगता है कि तुम बहुत बेकार हो, कम से कम सही से एक्ट तो कर लिया करो। उसके बाद उसका बॉस चला जाता है तो उसके साथ बैठा आदमी कहता है कि तुम दोनों ही गलत हो। दो तरह के कॉमेडियंस होते हैं। और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड एंड हो जाता है। एपिसोड 4 में जो होने वाला है उसके लिए कोई भी रेडी नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं जुजुत्सु काइसन सीजन 3 के एपिसोड 4 को। तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है कि माकी नाओया के पास आती है। तो नाओया कहता है कि देखो तो कौन आया है, कितना बदसूरत चेहरा है। अरे तुम तो माकी हो। तो माकी उसे कहती है कि तुम चेहरे से भी पहचानते हो क्या? मुझे लगा था तुम बस लड़कियों को पीछे से पहचानते हो। जिसपे वो कहता है कि अब बता भी दो कि क्या करने आई हो तुम यहाँ पे। वैसे भी तुम और क्या ही कर सकती हो यूटा और मेगोमी के बगैर। तो वो जाने लगती है तो उसकी मॉम की आवाज आती है कि रुक जाओ, हमें गोदाम में जाने की इजाजत नहीं है, जानती हो ना। तो वो कहती है कि क्लैन के हेड ने कहा है कि मैं जा सकती हूँ। जिसके बाद सीन पास्ट में शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि माकी मेगोमी को बताती है कि तुम क्लैन के हेड हो, नाओबितो ने तुम्हें विरासत दी है। जिसपे वो कहता है कि नो थैंक्स, मैं एक मुसीबत हूँ। तो वो कहती है कि प्लीज मान जाओ, उस विरासत में जेनिन क्लैन के सारी दौलत तुम्हारी है, सारे कर्स टूल्स भी तुम्हारे हैं और उनके बाद 3 सबसे बड़े क्लैंस के बारे में सारी इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी, हमें बहुत फायदा होगा। तो मेगोमी कहता है कि अगर इतना ही फायदा है तो आप बन जाओ हेड, मैं आपको हेड बनाता हूँ। तो वो कहती है कि अभी मेरी बात कोई नहीं मानेगा, ये सब तुम्हें इसलिए मिल रहा है क्योंकि तुम्हारे पास विरासत में मिली टेक्निक है। दूसरा, तुम अपना डोमेन एक्सपेंशन चला सकते हो,
तीसरा, तुम्हें गोजो से बहुत अटेंशन मिली है। तो वो कहता है कि क्या इससे कोई फर्क पड़ता है कि जेनिन क्लैन के लोग क्या सोचते हैं। तुम हेड बन जाओ माकी, तुम्हें फिर सब बेनिफिट्स मिलेंगे जो तुम्हें चाहिए। तो वो कहती है कि वो मैं अभी नहीं बन सकती और फिर मैं माई के लिए जगह नहीं बना पाऊंगी। जिस पे वो कहता है कि ठीक है। फिर सीन दोबारा से प्रेजेंट में आता है। माकी की मॉम उसे चीख कर कहती है कि वापिस आओ, तुम हमेशा ऐसा क्यों करती हो, एक बार तो मुझे खुश कर दो कि मैंने तुम्हें पैदा किया है। फिर माकी जाके वॉल्ट का सील तोड़ देती है और अंदर चली जाती है और वहां जाके अपने डैड को देखती है। तो सीन पास्ट में शिफ्ट होता है। तो उसका डैड कहता है कि तुमने यहाँ आने में जल्दबाजी की है, हालांकि मेगोमी तुमसे बेहतर है। तो उसके अंकल उसके डैड को कहते हैं कि बहुत से लोग कह रहे हैं कि मेगोमी को सारी दौलत सौंप दो, तुम इतना देर क्यों कर रहे हो। तो वो कहता है कि गोजो क्लैन के अलावा भी मेगोमी ने कैमो क्लैन के साथ भी बहुत अच्छा रिश्ता बनाया है जो कि हमें बहुत काम आएगा। तो नाओया कहता है कि मैं सब कुछ समझता हूँ। तो वो नाओया को कहता है कि तुमने सच में हेडक्वार्टर से आए नोटिस पढ़े हैं जिसमें लिखा हुआ है कि गोजो को जुजुत्सु सोसाइटी से निकाला जाता है और जो उसकी सील को तोड़ने की कोशिश करेगा उसे मार दिया जाएगा। उसके बाद हम मेगोमी, माए और माकी को भी मार डालेंगे कि वो लोग गोजो को आजाद करना चाहते थे, वो गद्दार हैं। तो नाओया कहता है कि तुम अपनी बेटियों को मार डालोगे, सच में मुझे तुम पे और भी ज्यादा भरोसा हो गया है, लेकिन क्या वो बुढ़ा ओगी राजी होगा। तो वो कहता है कि ओजी ही ये प्लान लाया है। उसके बाद हम माकी और उसके डैड को देखते हैं। तो वो कहता है कि यहाँ पे कोई टूल्स नहीं है, हमें पता था तुम आओगे तो हमने सब कुछ पहले से ही निकलवा दिया। फिर हम देखते हैं कि माए नीचे जख्मी पड़ी होती है। उसके बाद माकी ड्रैगन बोन नाम का कर्स टूल निकालती है और अपने डैड की तरफ जाने लगती है, जिस पे उसका डैड कहता है कि क्लैन का हेड मैं नहीं हूँ, मेरा बड़ा भाई नाबितो था। जिस पे वो कहती है कि हाँ बिल्कुल मैं जानती हूँ क्योंकि तुम एक कमीने हो, इसीलिए। जिसके बाद वो तलवार निकालता है और वो लोग लड़ने लगते हैं और माकी को एक ही वार में जख्मी कर देता है और कहता है कि तुम दोनों निकम्मे बच्चों के होने की वजह से मुझे क्लैन का हेड नहीं चुना गया था। तो वो कहती है कि मैंने तो इसकी तलवार तोड़ दी थी और गिर जाती है। जिसके बाद वो माए और माकी को घसीटते हुए ले जा रहा होता है और कहता है कि तुमने मेरी तलवार तोड़ दी थी और मुझे कमजोर समझने की गलती की, इसलिए तुम लोग मेरे नाम पे कलंक हो। तुम दोनों की वजह से मैं क्लैन का हेड नहीं बन पाया और उन्हें ग्रेड 2 कर्स स्पिरिट वाले रूम में फेंक देता है और ये कह के चला जाता है कि अच्छा है मुझे मेरी जिंदगी के इकलौते दाग से छुटकारा मिला। उसके बाद माई माकी के पास आती है और कहती है कि तुम बहुत स्ट्रॉन्ग हो बहना। इसके बाद वो कहती है कि मैं जानती थी ऐसा ही होगा किसी दिन। उसके बाद इमेजिनेशन सीन चेंज होता है और माकी उठती है तो वो समंदर के किनारे पर पड़ी होती है और माई उसके साथ बैठी होती है और माई कहती है कि पता चला मेरी टेक्निक आखिर क्या कर सकती है, मैंने तुमको हील कर दिया लेकिन अगर मैंने खुद को हील किया तो मैं मर जाऊंगी। और वो समंदर के अंदर जाने लगती है जिसपे माँ की खड़ी होती है और कहती है कि रुको। तो माए कहती है कि अब मैं समझी कि जुड़वा बच्चों को जेनिन क्लैन में मनहूस क्यों कहा जाता है, क्योंकि जुजुत्सु वर्ल्ड में जुड़वाओं को एक ही इंसान माना जाता है। तुम मैं हो और मैं तुम हो, भले हम दोनों के पास भी कोई कर्स टेक्निक ना हो, लेकिन मैं बेकार हूँ और मैं ताकतवर होना भी नहीं चाहती। मुझसे वादा करो माकी, तुम सबको तबाह कर दोगी, समझ गई। फिर सीन वापस से सेम रूम में आता है जहाँ पे माई और माकी पड़ी होती है और माई मर चुकी होती है और उन दोनों को बहुत सारी कर्स स्पिरिट्स ने घेर रखा होता है। उसके बाद माकी का डैड कहता है कि सब कर्स स्पिरिट्स खत्म हो गई और अपनी कर्स टेक्निक एक्टिवेट करता है जो कि है ब्लेजिंग करेज और फिर कहता है कि मैं तुम्हें अपने हाथों से मारूंगा। फिर माकी के डैड का सर कट जाता है और माकी उसके पीछे से जा रही होती है। जिसके बाद क्लैन की बेल बजती है तो सब लोग उठ जाते हैं और बाहर जाने लगते हैं। इसके बाद जेनिन क्लैन का आर्मी चीफ नाओबुकी कहता है कि उसे मारना मत, जिंदा रखना। फिर हम देखते हैं कि सब ने माकी को घेर रखा होता है लेकिन माकी सबको मारने लगती है और ऐसी फाइट जेजेके के किसी सीजन में नहीं देखी। ये फाइट बिल्कुल इताची उचिहा ने जब अपने क्लैन को साफ किया था वैसी वाइब दे रही होती है और फिर वो सबका खेल खत्म कर देती है। उसके बाद चोजुरो आता है और अपनी टेक्निक एक्टिवेट करता है और जमीन से 2 बड़े हाथ निकालता है और माकी को ऊपर ले जाता है और क्लैप कर देता है। तो कैप्टन कहता है कि ये तो चोजुरो की टेक्निक है। उसके बाद हम जेनिन क्लैन के 3 मेंबर्स देखते हैं जो कि ग्रेड 1 के सॉर्सरर से भी ज्यादा ताकतवर होते हैं। लेकिन फिर अचानक से माकी आती है और कैप्टन
पे वार करने लगती है, लेकिन वो उसे अपनी सोवार से ब्लॉक कर देता है और कहता है कि उस टेक्निक से आज तक कोई नहीं बचा। और वो दोनों भी लड़ने लगते हैं और माकी उसकी नेक से पकड़ के उसकी नेक तोड़ देती है और उसे उसके सर के पीछे से माकी की तलवार आके लगती है। उसके बाद माकी उन तीनों में से एक और को भी मार डालती है। दूसरा मेंबर माकी को अपनी ताकत से रोकने की कोशिश करने लगता है, लेकिन उससे ये सब नहीं हो रहा होता। तो वो जिनीची को बोलता है कि भूल गए, ये जो हमारा क्लैन जिंदा है वो सिर्फ इसीलिए जिंदा है क्योंकि तोजी ने हमें नहीं मारा। माकी अब उसकी जितनी ताकतवर बन गई है। जिसके बाद जिनीची माकी पे अपनी टेक्निक से वार करने लगता है। जिसके बाद वो लड़का कहता है कि जिनीची आपने कर दिया, वो मर गई है। लेकिन तब माकी उसके सामने से चल के आने लगती है और माकी के हाथ में जिनीची का सर होता है और वो उसके सर को पानी में फेंक देती है। उसके बाद नाओया वहां पे आ जाता है और कहता है कि कितनी बेरहम हो, तुम्हारे पास दिल नहीं है क्या। उसके बाद नाओया का बचपन दिखाया जाता है जहाँ पे वो छोटा होता है और कहता है कि मैं ही क्लैन का हेड बनूंगा, लेकिन मैंने सुना है कि हमारे क्लैन में एक नाकारा आदमी है जिसके पास कोई कर्स एनर्जी नहीं है। तो नाओया के सामने से तोजी गुजरता है। उसके बाद माकी और नाओया लड़ रहे होते हैं और वो माकी को मारता है और कहता है कि तुम्हें क्या लगा तुम तोजी हो? गलत, तुम तोजी जैसी बिल्कुल नहीं हो। कोई भी कभी तोजी को समझ नहीं पाया, लेकिन शायद सातोरो को छोड़ के। तुम तोजी जितनी ताकतवर नहीं हो और तोजी जितना ताकतवर मैं ही बनूंगा बस। और उसके बाद वो माकी के पास आता है अपनी फुल स्पीड में। तो वो उसे कहती है कि तुम और नाओबितो बस तेज नहीं हो, तुम दोनों एक ही बार में 24 टेक्निक्स यूज करते हो, है ना। एक ही फिस्ट में माकी उसके फेस की सारी हड्डियां तोड़ देती है और जमीन पे पड़ा होता है। और फिर माकी अपनी माँ को ढूंढने जाती है, पूरे क्लैन में तलाश करती है और आखिरकार उसे उसकी माँ मिल जाती है। तो वो कहती है कि माँ तुमने मुझे वापस आने के लिए क्यों कहा था, और माकी उसे भी मार डालती है। लेकिन फिर हम देखते हैं कि नाओया अभी भी जिंदा होता है, लेकिन माकी की मॉम पीछे से आके उसे भी मार डालती है। उसके बाद हम देखते हैं कि माकी माई को लेके जा रही होती है। तो वहां पे माई की क्लासमेट आ जाती है और कहती है कि इसे क्या हुआ। तो माकी उसे कहती है कि इसका ख्याल रखना। और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड एंड हो जाता है। नहीं, अपनों का भी होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है पास्ट से, जहाँ पे पेंडा छोटा होता है और हायर अप्स प्रिंसिपल यागा से पूछते हैं कि ये क्या है। कर्स कॉप हमेशा सॉर्सरर की कर्स एनर्जी से चलते हैं, लेकिन ये तो खुद अपनी कर्स एनर्जी से चल रहा है। मुझसे ऊपर के लोग तुम्हें स्पेशल ग्रेट सॉर्सरर कह रहे हैं और तुम्हें हमेशा के लिए कैद करने का ऑर्डर देने का सोच रहे हैं, क्योंकि अगर तुम जानबूझ के वो चीज बना सकते हो तो यकीनन तुम खुद की अपनी आर्मी भी बना सकते हो। जवाब दो, क्या तुम्हें सच में नहीं पता कि वो क्या चीज है। उसके बाद सीन चेंज होता है। प्रिंसिपल यागा एक कर्स कॉप के साथ बैठा बातें कर रहा होता है। तो वो कर्स कॉप कहता है कि मैं होशियार हूँ, है ना। तो प्रिंसिपल यागा कहता है कि हाँ बिल्कुल, और साथ ही प्रिंसिपल यागा कहता है कि मैं कुछ वक्त तक घर नहीं आ पाऊंगा, दूसरों को भी बता देना, मगर टेंशन ना लो, मेरी माँ तुम सबसे मिलने आती रहा करेगी। तो सारे कर्स कॉप्स कहते हैं कि तुम्हारे बिना ये जगह अकेली लगेगी, यागा। उसके बाद हम देखते हैं कि यागा एक बंदे से बात कर रहा होता है। तो वो लड़का कहता है, क्या मतलब है आपका? क्या मैं आज में नहीं जी रहा? क्या मैं हमेशा मरे हुए लोगों के बीच में अटका रहूंगा क्या? वैसे भी मेरी छोटी बहन ताकीरो के बिना नहीं रह सकती। तो फिर यागा के पीछे से एक कर्स कॉर्प बोलता है कि क्या ये मेरी माँ है? तो प्रिंसिपल यागा कहता है कि हाँ, तुमने पहचान लिया। उसके बाद वो उस लड़की को फ्लैशबैक आने लगते हैं अपने बेटे के, और वो चेयर से नीचे गिर जाती है और उस कर्स कॉर्प के पास जाने लगती है और उसे गले लगा लेती है। फिर वो लड़का प्रिंसिपल से कहता है कि तुम अपनी मर्जी से चलाने वाले कर्स कॉप के बारे में किसी को पता चलने नहीं दे सकते, है ना, इसीलिए वो उसके साथ नहीं रह सकता। तो प्रिंसिपल कहता है कि मैं माफी चाहता हूँ इसके लिए। तो वो लड़का कहता है कि शुक्रिया। उसके बाद हम देखते हैं कि एक लड़का प्रिंसिपल यागा से कहता है कि तुम्हें मौत की सजा सुनाई गई है ना, लेकिन मैं तुम्हें बचा सकता हूँ अगर तुम कहो तो। बस तुम मुझे इतना बता दो कि तुम ये खुद से चलने वाले कर्स कॉप कैसे बनाते हो। उसके बाद यागा कहता है कि गोचो के जाने के बाद तुम लोग अपनी औकात भूल गए हो शायद। उसके बाद हम देखते हैं कि क्योटो भाई का प्रिंसिपल काकुगांजी भी वहीं पे होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि उसने यागा को जख्मी कर दिया है और उसे कहता है कि तुम आत्मा की जानकारी बनाने के लिए शरीर की जानकारी का इस्तेमाल करते हो, है ना। फिर उस जानकारी को तुम कर्स कॉर्प के कोर में डाल देते हो
तो यागा कहता है कि लेकिन ये सब काफी नहीं, तुम्हें 3 मिलती जुलती आत्माओं को एक कर्स कोऑप में डालना होगा ताकि वो सब एक दूसरे पर निगरानी रख सकें और कोई बेकाबू ना हो सके। तो काकुगंजी कहता है कि ये बात अब क्यों बता रहे हो, तुमने ये पहले क्यों नहीं बताया। तो यागा कहता है क्योंकि ये एक श्राप है काकुगंजी, मेरी तरफ से तुम्हारे लिए। और यागा यहाँ पे मर जाता है। उसके बाद पांडा वहां पे पहुंच जाता है और यागा को गले लगा लेता है। तो काकुगांजी कहता है कि तुम मुझसे लड़ते क्यों नहीं, मुझसे नफरत क्यों नहीं करते। तो पैंडा कहता है कि मुझे इन सब से फर्क नहीं पड़ता, तुम मेरे लिए बस वो चाकू हो जो यागा के ऊपर गिरा है। लेकिन एक बात याद रखना कि पांडास रोते भी हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि टेंजिन मेगुमी वालों को बताता है कि हक्कारी एक सुनसान गैराज की तरफ जा रहा है ताकि वहां पे सट्टेबाजी कर सके। तो चोसो कहता है कि फाइट क्लब। तो टेंजिन कहता है कि हाँ, वो सॉर्सरर्स के दरमियान हाथ पांव की लड़ाई करवाता है। लड़ाई में हिस्सा लेने वाले हो सकता है कि सारे कर्स यूजर्स हों, जरा संभल कर रहना। उसके बाद मेगोमी और यूजी अपने कपड़े चेंज कर देते हैं ताकि हक्कारी को पता ना लग सके कि ये सब जुजुत्सु हाई से आए हैं। उसके बाद दोनों क्लब के अंदर जाने लगते हैं। तो वहां खड़ा लड़का कहता है कि ये बच्चों की घूमने की जगह नहीं है, वापस चले जाओ, मैं बस 3 तक गिनूंगा। तो मेगोमी कहता है कि हमें यहाँ पर होने वाली लड़ाई में हिस्सा लेना है। तो वहां खड़ा लड़का कहता है कि इस क्लब का फर्स्ट रूल है डू नॉट टॉक अबाउट फाइट क्लब। अब मुझे बताओ तुम्हें क्लब के बारे में किसने बताया। तो मेगोमी कहता है कि मुझे उसका नाम तो नहीं पता, मैंने उसे पिछले महीने मार डाला था, करीब 1 महीना हो चुका है। तो उनमें से एक लड़का कहता है कि कोंडो 1 महीने से गायब है। तो मेगोमी कहता है कि मैं उसकी जगह लेकर तुम लोगों को इनाम जितवा सकता हूँ। तो यूजी सोचता है कि अगर हमने उसका नाम लिया तो उसे शक हो जाएगा, हमें शायद उसका नाम भी पता नहीं होना चाहिए। तो वो लड़का कहता है कि बॉस ने हाँ बोल दिया है, हम तुम्हें आज से चुने हुए फाइटर से लड़वाएंगे। उसके बाद वो दोनों अंदर जा रहे होते हैं और बातें कर रहे होते हैं कि वो सब हमें सीसीटीवी कैमरा से देख रहे हैं, तो चांसेस हैं कि हकारी अंदर हो। तो मेगोमी कहता है कि यूजी तुम अंदर जाकर छानबीन करो, मैं पार्किंग में जाके उसे ढूंढता हूँ। लेकिन ध्यान रखना अगर उसे पता लगा कि हम क्लब में घुस रहे हैं तो हम उसका भरोसा खो देंगे, हम यहाँ बस हकारी से हेल्प मांगने के लिए आए हैं। तो यूजी कहता है कि आज 10 तारीख है और शाम के 5 बज रहे हैं, बाकी हमारे पास सिर्फ 9 दिन हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि यूजी बैठा होता है और एक आदमी उसे रूल्स बताता है कि रूल्स सिंपल हैं, भागना मना है और कर्स एनर्जी यूज करना बैन है। तो यूजी कहता है कि ऐसा क्यों भला, वो कर्स एनर्जी यूज भी करे तब भी मुझे कोई मसला नहीं है। तो वो लड़का कहता है कि इस फाइट को ज्यादातर वो लोग देखेंगे जो नॉन सॉर्सरर्स हैं, उन्हें एनर्जी नजर नहीं आएगी और ऐसी लड़ाई जिसे लोग देख ही ना पाए उन्हें वो देखने में मजा नहीं आता, समझे। तुम वहां लड़ोगे जहां देखने वाले तुम्हें देख सके, ये एक बिजनेस है। तो यूजी कहता है कि बॉस कैसा है। तो वो कहता है कि तुम उनसे मिलोगे तो तुम्हें पता लग जाएगा। तो यूजी कहता है कि क्या मैं उनसे मिल सकता हूँ। उसके बाद वो बताता है कि 2 तरह के मैचेस होते हैं, बॉस उनकी कहानी लिखते हैं, अगर तुम स्टार बन के उनकी नजरों में आ गए तो बॉस तुम्हें बुला सकते हैं। तो यूजी कहता है कि समझ गया, मुझे बस सबकी फाड़ रख देनी है ना। उसके बाद वो यूजी को कहता है कि तुम्हारे दुश्मन है, मैंने जब पहली बार उसे देखा था तो मैं हैरान रह गया था। और फिर यूजी के सामने से पैंडा आ जाता है और मैच की कमेंट्री स्टार्ट होती है कि हमारा पहला पार्टिसिपेंट है खतरनाक लड़का जिसका नाम है यूजी इतादोरी, और दूसरी तरफ जो है वो पैंडा की तरह दिखता है, पैंडा की तरह चलता है और पैंडा की तरह बैठता है और इसका नाम है पैंडा। उसके बाद पैंडा और यूजी लड़ने लगते हैं। तो यूजी कहता है कि क्या तुमने हकारी को देखा। तो वो कहता है कि नहीं, और वो दोनों झूठ मूठ लड़ने लगते हैं, लेकिन दूसरे को मार नहीं रहे होते, लेकिन ड्रामा पूरा कर रहे होते हैं। तो पैंडा कहता है कि तुम ये बात छुपा रहे हो कि तुम जुजुत्सु हाई से हो। तो यूजी कहता है कि हाँ। तो पैंडा कहता है कि अच्छा है, ये तुम्हें पता है कि क्या करना है ना। उसके बाद हकारी अपने मेंबर्स को कॉल करके कहता है कि जब टूर्नामेंट एंड हो जाए तो यूजी को छत पर भेजना, वो पक्का इससे जीत जाएगा, वो जानबूझ के ऐसे लड़ रहा है ताकि हम लोग इसे नोटिस कर सके। मैं उसके साथ एक अच्छी कहानी लिख सकता हूँ, लोहा गर्म है, हथौड़ा मार दो, लेकिन मैं बाद में ज्यादा सुरक्षा के लिए किरारा को भेजूंगा, अब मुझे नशा महसूस हो रहा है। उसके बाद पैंडा मेगोमी के साथ होता है और कहता है कि अब शायद यूजी हकारी से मिल पाएगा। तो मेगोमी कहता है कि अब तक वो क्यों नहीं मिल पाया पैंडा। तो पैंडा कहता है कि खैर
मुझे पता है कि हकारी कहाँ पर है। वो छत पर बने एक कमरे में है। जब उस डोर के पास मैं जाता हूँ तो फासला और भी बढ़ जाता है। ये शायद किरारा की टेक्निक की वजह से है। तो मेगोमी कहता है कि जब तक किरारा उस रूम में है तब तक ये सब होता रहेगा, है ना? तो पांडा कहता है कि मुझे नहीं पता, मैंने तमाशा करने पे ध्यान दिया ताकि वो लोग यूजी को नोट कर सकें। बस मुझे खुशी है कि तुम दोनों आए। तो बेगोमी कहता है कि आपको क्या लगता है कि यूजी उसे मना पाएगा? तो पैंडा कहता है कि मुश्किल है, लेकिन शायद हाँ, वो कर भी पाए, लेकिन नहीं भी, क्योंकि वो झूठ बोलने में बिल्कुल बेकार है। ठीक है, हम उसकी मदद करेंगे। मैं जानता हूँ कैमरास कहाँ पे हैं, वो लोग कहाँ पर नहीं देख सकते हैं हमें। तो मेगोमी कहता है कि गार्ड्स कितने हैं? तो पैंडा कहता है कि उस दरवाजे पर 4 गार्ड्स हैं और उस छत के अलावा हर मंजिल पर 2-2 गार्ड्स मौजूद हैं। उसके बाद किरारा यूजी को लेकर रूम में आती है और हकारी यूजी से कहता है कि तुम 2 घंटे कुछ काम करके महीने के 10 लाख येन कमा सकते हो यूजी। तो यूजी कहता है कि देखना पड़ेगा। तो हकारी कहता है कि उन 10 लाख में से तुम्हें 2 लाख मुझे देने होंगे। तो हकारी कहता है कि थग्स अमीर होने का नाटक करते हैं और अमीर बनने के तरीके बेचते हैं ताकि दूसरों के पैसे ठग सकें। ठग और धोखा खाने वाले दोनों में सेम जोश होता है अपनी जिंदगी बदलने का। मुझे वो जोश पसंद है। जिंदगी एक जुआ है। बहुत सी औरतों ने मेरी जुए की वजह से मुझे छोड़ दिया, लेकिन ऐसा कोई नहीं जो जुआ नहीं खेलता। लोग जुए से नफरत नहीं करते बल्कि हारने से करते हैं। तो यूजी कहता है कि ऐसे लोग भी तो हैं जो बस शांति से जीना चाहते हैं। तो हकारी कहता है कि मैं ऐसे किसी को नहीं जानता। खैर, मुझे एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर चाहिए। क्या तुम मेरे जोश के नशे में डूबना चाहोगे, इतादोरी? फिर हकारी कहता है कि तुम कुछ पीना पसंद करोगे? तो यूची कहता है कि शराब के अलावा कुछ भी चलेगा, क्योंकि मैं अभी छोटा हूँ। तो हकारी कहता है कि तुम्हें पता है गोजो भी शराब नहीं पीता है। तो यूची कहता है कि अब ये गोजो कौन है? तो हकारी कहता है कि ऐसा कोई जादूगर नहीं जो गोजो को ना जानता हो। कहीं तुम जुजुत्सु हायसे की तरफ से तो नहीं आए हो? उसके बाद वो यूजी पे हमला करने लगता है और कहता है कि जब भी मुझे किरारा के नंबर से कॉल आती है इसका मतलब साफ होता है कि कुछ गड़बड़ है। अब मेरा जोश ठंडा पड़ गया है और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड एंड हो जाता है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी से करना। मैं आप लोगों से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।